हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है उग्रवादी दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग के पश्चात इस वीडियो में अब हम उग्रवादी युग के दौरान हुई गतिविधियों, उनके प्रमुख नेताओं और उनके कार्यक्रम और नीतियों के बारे में, साथ ही अंत में उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उदारवादी युग के पश्चात, जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक रहा, उसके पश्चात उग्रवाद के उदय के क्या कारण रहे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण था अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को सही प्रकार से समझना। इस समय जो कांग्रेस का युवा वर्ग था या तरुण नेता थे, उनके द्वारा इस उग्रवादी विचारधारा को समर्थन दिया गया और इसके पीछे प्रमुख कारण था कि जो उदारवादी युग के नेताओं के द्वारा अंग्रेजी आर्थिक नीतियों और साथ ही उनकी जो राजनीतिक नीतियां थी, उनका पर्दाफाश किया गया। एक तरीके से उनको खुले में जनता के सम्मुख उनकी जो कमियां थी और भारत में जो औपनिवेशिक स्वरूप था उनके राज्य का, उसको सामने लाया गया, जिससे लोगों में जो है राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। अपने देश को स्वतंत्र बनाने या अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना को बल मिला, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और इसी वजह से अंग्रेजी राज्य की औपनिवेशिक स्वरूप अर्थात भारत में अंग्रेजों का राज्य इंग्लैंड के लाभ के लिए स्थापित किया गया था। इस बात को पूरी तरीके से समझ आ जाने के बाद जो युवा वर्ग था कांग्रेस का, उसमें तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई उदारवादियों की नीतियों के प्रति। उदारवादियों की जो प्रार्थना पत्र लिखने की, स्मरण पत्र देने की, शिष्टमंडल भेजने की, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करने की जो नीतियां थी, उनके प्रति इनमें असंतोष उत्पन्न होना शुरू हुआ। साथ ही अंग्रेजी राज्य और उसकी नीतियां ही भारत की दरिद्रता या उसकी गरीबी के लिए, उसकी आर्थिक शोचनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं, इस भावना को भी बल मिला। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का जो अपना लेख लिखा, उसके अंदर धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। साथ ही 1900 के लगभग इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी गई आर.सी. दत्त के द्वारा। इन सब में अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषणकारी नीतियां थीं, उन पर बल दिया गया और स्पष्ट किया गया कि भारतीयों की जो दरिद्रता की स्थिति है, उसके लिए अंग्रेजी आर्थिक नीतियां उत्तरदायी हैं। दूसरा, कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। उदारवादी युग के दौरान प्रति वर्ष जो है कांग्रेस के अधिवेशन हुए वर्ष के अंत में, और उन अधिवेशनों में जो है विभिन्न मांगों को स्वीकृत किया गया और उन मांगों को फिर अंग्रेजी सरकार के सम्मुख विभिन्न माध्यमों जैसे प्रार्थना पत्रों, शिष्टमंडलों इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और ये विश्वास रखा गया कि अंग्रेजों को यदि अपनी आवश्यकताओं और मांगों से परिचित करवा दिया जाएगा तो वो भारतीयों को रियायतें प्रदान करेंगे। ऐसी भावना हमेशा से रखी गई, लेकिन बदले में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कांग्रेस की जो विभिन्न मांगे थी, उनको सीरियसली नहीं लिया गया और उन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। इसकी वजह से कांग्रेस के जो उदारवादी युग की उपलब्धियां थी, बहुत सीमित रही और बहुत ज़्यादा चेंजेस वो अंग्रेज़ों से नहीं ला पाए और इसी वजह से जो युवा वर्ग था कांग्रेस का, वो बहुत अधिक असंतुष्ट था, क्योंकि जो उदारवादियों की नीतियां हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और इसी वजह से उन्होंने उनका जो विश्वास था संवैधानिक अंग्रेजों के प्रति संवैधानिक मार्गों को अपनाने की नीति और अंग्रेजों की न्यायप्रियता और समानता की भावना, इन सब पर से उनका विश्वास पूरी तरह उठ गया। तीसरा, विभिन्न जो उग्रवादी दल के नेता थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के जो ये शिष्टमंडल थे, कांग्रेस के जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होते थे और कांग्रेस के उदारवादियों की जो नीतियां थी, उनकी स्पष्ट आलोचना की। उन्होंने
इन जो वार्षिक सम्मेलन होते थे, वार्षिक अधिवेशन होते थे, उनको शिक्षित भारतीयों का मेला कहा। साथ ही तिलक ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार इस प्रकार से अधिवेशन करके मेंढकों की भांति टर्राएंगे तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उग्रवादियों का ये मानना था कि हमें डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। जब तक सीधी कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया जा सके मांगे मनवाने के लिए भारतीयों की, तब तक अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों को किसी भी प्रकार की रियायतें और शासन में किसी भी प्रकार का अधिकार जो है नहीं दिए जाएंगे। चौथा, भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। 19वीं सदी के अंत में 1899 से 1900 के दौरान बंगाल और उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ा और इस दौरान लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा उसकी भव्यता को देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत अधिक खर्च किया गया था। तो एक तरफ लोग जो हैं अकाल की वजह से भूख से मर रहे थे और दूसरी ओर अनाप शनाप बेवजह का खर्च जो है फिजूल खर्च के तौर पर किया जा रहा था। इससे भी जो लोग थे उनमें अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। साथ ही समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, जैसे मिस्र में, ईरान में, तुर्की और रूस में राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे। इन आंदोलनों का प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा। साथ ही 1905 में जब जापान ने रूस को पराजित कर दिया तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो यूरोपीय शक्तियां हैं, यूरोपीय देश हैं, उनकी शक्ति अजेय नहीं है। एशियाई देशों के द्वारा भी उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इससे भारतीयों का भी मनोबल जो है बढ़ा और अपनी स्वतंत्रता के लिए वो भी और अधिक प्रयत्नशील हुए और प्रोत्साहित हुए। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। कर्जन भारत में लगभग 7 वर्ष तक रहा। ये यहाँ का वायसराय और गवर्नर जनरल था और कर्जन ने विभिन्न आयोगों की जो है स्थापना की, जिनमें अकाल आयोग, विश्वविद्यालय आयोग इत्यादि, सिंचाई आयोग इत्यादि प्रमुख थे। इसने जो आयोगों की स्थापना की, आयोगों का निर्माण किया और उन आयोगों के द्वारा जो सिफारिशें की गई उनमें स्पष्ट रूप से प्रजातीय विभेद की नीति देखी जा सकती है। भारतीयों को इसने तुच्छ माना, उनके चरित्र को भी निम्न कोटि का कहा और ये भी माना कि भारतीय इतने ना तो उनमें मानसिक रूप से वो सशक्त हैं कि अपना शासन स्वयं संभाल सकें। कांग्रेस की भी इन्होंने आलोचना की और इनका मानना था कि कांग्रेस जो अपने पतन की ओर जा रही है तो उसकी ताबूत में अंतिम जो है कील ये अपने हाथों से उसमें ठोकना चाहते थे। तो उनका कहना था कि कांग्रेस जो है बहुत कम लोगों का, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ये मुख्यतः मध्यम वर्ग के जो नेता हैं उनसे मिलकर के बनी हुई है और मध्यम वर्ग के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में कर दिया गया और इसके पीछे तर्क दिया गया कि बंगाल का सूबा जो है बहुत विशाल है और इसीलिए प्रशासनिक असुविधा होती है। तो प्रशासनिक सुविधा के नाम पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। हालांकि इसका मुख्य रीज़न था कि बंगाल का जो क्षेत्र था वो राजनीतिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ था और वहाँ राजनीतिक चेतना बहुत अधिक फैली हुई थी। तो इस राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए और साथ ही हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम जो समन्वय था, उस भावना को समाप्त कर वहाँ इन दोनों ही संप्रदायों में द्वेष की भावना पैदा करने के लिए ये कदम कर्जन के समय में उठाया गया था। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों की नीतियाँ थीं उनकी वजह से उदारवादियों के जो कार्यक्रम थे, उदारवादियों की जो नीतियाँ थीं उनके प्रति जो युवा वर्ग था और कांग्रेस के जो तरुण नेता थे उनमें अविश्वास उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ और वे सीधी कार्यवाही की ओर झुकने लगे। उग्रवादी दल का कार्यक्रम और कार्य प्रक्रिया। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय इत्यादि जो हैं इस समय उग्रवादी दल के प्रमुख नेता थे। इन्होंने स्वशासन की मांग की और स्वशासन में भी यहाँ
इससे पहले जो उदारवादी दल स्वशासन की मांग कर रहे थे, तो उनका मतलब था कि अंग्रेजी राज्य बना रहे और उसी के तहत भारतीयों को शासन करने के कुछ अधिकार प्राप्त हो जाएं। लेकिन उग्रवादियों का स्वराज्य जो है इससे अलग था और इनका मानना था स्वराज्य से कि पूर्ण स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त हो और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। उग्रवादी दल के द्वारा जो प्राचीन भारतीय गौरव था, उस गौरव की भावना को एक बार फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया और ये दिखाया गया कि जिस समय यूरोप में सभ्यता भी नहीं थी, उस समय भारत में सभ्यता जो थी फल फूल रही थी। तो ऐसी भावनाएं जगा करके भारतीयों में आत्म गौरव पैदा करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। उग्रवादी दल के जो लोग थे सीधे डायरेक्ट एक्शन लेने में विश्वास करते थे, प्रार्थना पत्रों, याचिका पत्रों, स्मरण पत्रों इत्यादि में नहीं। इसीलिए इन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध अपनाया, सामूहिक आंदोलन की भावना में विश्वास किया, सरकार से असहयोग करने पर जोर दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान और आत्म त्याग करने के लिए भी ये दृढ़ निश्चय रखते थे। इन्होंने लोगों में इस भावना को जन्म दिया, देशभक्ति की भावना को जन्म दिया और इस भावना को प्रबल बनाने में योगदान दिया कि बिना आत्म त्याग के, बिना आत्म बलिदान के अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं किया जा सकता। इन्होंने सीधे कार्यवाही के तौर पर विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी माल के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। इसका एक फ़ायदा ये था कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और भारतीयों को प्रशासन में और सेवाओं में अधिक कार्य और सेवाओं का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा रीज़न ये भी था कि अगर आर्थिक कारणों को सामने लेकर के लाया जाए और आर्थिक कारणों पर बल दिया जाए तो लोगों को आकर्षित करना इस आंदोलन के प्रति और इस राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रति बहुत आसान हो जाएगा। तो आर्थिक हितों पर प्रमुख जोर दिया। इन्होंने सरकार नियंत्रित जो शिक्षा संस्थान थे और शिक्षा प्रणाली थी उसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा की एक योजना बनाई और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने विद्यार्थियों से ये अनुरोध किया कि वो सरकारी शिक्षा संस्थानों को छोड़कर राष्ट्रीय जो शिक्षा संस्थान इनके द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जा रहे थे उनमें पढ़ाई करें। ये पंजाब में डीएवी आंदोलन जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनमें देखा जा सकता है और बंगाल में भी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल कॉलेज इत्यादि की स्थापना की गई। तो स्वदेशी पर इनके द्वारा प्रमुख रूप से बल दिया गया। इन्होंने सरकारी मशीनरी से असहयोग पर बल दिया। इन्होंने कहा कि सरकारी जो प्रशासन है उसके साथ पूरी तरीके से जनता के द्वारा असहयोग किया जाए, उनको कर नहीं दिया जाए, जो सरकारी न्यायालय हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाए, जो उनके मामले हैं लोगों के दीवानी मामले हों या कोई मध्यस्थता करने संबंधी मामले हों उनके लिए पंच जो निर्णय समितियां हैं उनकी स्थापना की जाए। गाँव में पंचायतों का मध्यस्थता के लिए और न्याय के लिए प्रयोग किया जाए। एक तरीके से इन्होंने अंग्रेजों के प्रशासन पर निर्भर न रहने की बजाय स्वयं को आत्मनिर्भर करने की भावना पर जोर दिया। तो इन सभी तरीकों का प्रयोग जो है उग्रवादियों के द्वारा किया गया। अब उग्रवादियों की नीतियों का अगर मूल्यांकन करें तो सबसे पहले ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इनका कोई एक स्पष्ट राजनीतिक दर्शन नहीं था। जैसे विभिन्न नेता थे, तिलक हों या अरविंद घोष हों या लाला लाजपत राय हों, इन सब की अपने अपने अलग अलग विचार थे और इन सब की अपनी अपनी कार्य प्रणाली थी। इनमें कोई भी एक रूपता नहीं थी। हालांकि इनका लक्ष्य एक ही था और वो था अंग्रेजों से पूर्ण स्वशासन प्राप्त करना। उग्रवादी इस बात से भी असंतुष्ट थे कि कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है, यानी कांग्रेस का जो प्रभाव है वो जनता के सिर्फ मध्यम वर्ग तक सीमित है और ज़्यादातर जो नेता हैं वो भी मध्यम वर्ग से ही आते हैं। सामान्य जनता, किसानों, मजदूरों इत्यादि में कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। तो ये चाहते थे कि समाज के इन सभी वर्गों तक जो है कांग्रेस की पहुंच हो। इन लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
कांग्रेस का जो ध्येय है या उद्देश्य है उससे सीधे तौर पर जोड़ा जा सके और सामाजिक आधार राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ सके। और इसमें ये आगे जाकर के काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। इनका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में अधिकाधिक जो है स्थान प्राप्त करवाना था। और इनका उद्देश्य न सिर्फ विधान परिषदों में स्थान प्राप्त करना था बल्कि स्वशासन इनका उद्देश्य था। ये चाहते थे कि कंप्लीटली शासन का अधिकार भारतीयों को प्रदान कर दिया जाए, साथ ही जो उच्च पद हैं उन पर भी भारतीयों की पहुंच हो। इन्होंने जनता को असहयोग, अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्मनिर्भरता, देशभक्ति, बलिदान इत्यादि की भावना से परिचित करवाया और जनता में राष्ट्रीय चेतना और जागृति को भी प्रोत्साहित किया। उग्रवादियों का ही प्रयास था कि 1911 में उनकी नीतियों के फलस्वरूप ही अंग्रेजी सरकार को मजबूर होकर के बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द करना पड़ा। और साथ ही उग्रवादियों का प्रभाव कांग्रेस में बहुत अधिक ना बढ़े और उदारवादियों का प्रभाव बना रहे, इसके लिए उदारवादियों की कुछ मांगों को पूरा करने के लिए 1909 में भारत परिषद अधिनियम जो है वो लाया गया, मार्लियामेंटो सुधार लाए गए ताकि उदारवादियों का प्रभाव जो है वो कम किया जा सके। तो ये सारी जो कुछ उपलब्धियां थी वो उग्रवादियों की नीतियों के फलस्वरूप हुई।